देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। शुरुआत इस समय की बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर है महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान से जुड़ी ताजा जानकारी ये है कि आज काफी कुछ देखने को मिल सकता है। आज इस बात की भी संभावना बन रही है कि एकनाथ शिंदे अपने साथ मौजूद विधायकों की लिस्ट राजभवन को भेज सकते हैं। संभावना यह भी है कि एकनाथ शिंदे पार्टी पर और पार्टी सिंबल पर दावा भी कर सकते हैं। और इधर लगातार कोशिश ये भी हो रही है शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की ओर से कि बागी विधायकों को मनाकर वापस लाया जा सके। इधर एनसीपी और कांग्रेस भी परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए है। जहां शरद पवार ने विधायकों की बैठक बुलाई, बातचीत की, तो दूसरी ओर कमलनाथ को भी पर्यवेक्षक बनाकर कांग्रेस पार्टी ने मुंबई भेजा है, जहां कांग्रेस विधायकों के साथ बातचीत की जा रही है। हालांकि कमलनाथ, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के सरकार बचाने की कोशिशों पर क्या प्रतिक्रियाएं आ रही है, ये भी आपको सुनाते हैं। थोड़ा श्रद्धा अंधश्रद्धा असतात। तराने का बंटा ढार कर दिया कि नहीं कर दिया? तो वो उज्जैन में कुछ करेगा क्या? केवल सोशल मीडिया चलाएगा, ट्विटर खेलेगा। धन्य रे कमलनाथ का हाथ महेश परमार के साथ। बाकी कांग्रेस हो गई अनाथ और अब महाराष्ट्र निकल गए कमलनाथ। महाराष्ट्र अब तुम्हारा काम क्या है? महाराष्ट्र अच्छा, महाराष्ट्र में काय के लिए भेजा? बोले सरकार बचा लो महाराष्ट्र की। अरे जो अपनी मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बचा पाया वो महाराष्ट्र की सरकार बचाने जाए। शुभेच्छा देतो। तो काफी तंज कसते हुए जो सियासी स्थिति बनी है महाराष्ट्र में, उसे लेकर जो हलचल देखने को मिल रही है, उस हलचल पर लोग चुटकी ले रहे हैं। सियासी घटनाक्रम की बात करें तो गुजरात के सूरत पहुंचने की एकनाथ शिंदे की जानकारी आई और गुजरात के होटल में मंत्री शिंदे के साथ 11 विधायकों के होने की सूचना सामने आते ही खलबली मच गई। और ये सब हुआ महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव परिणाम आने के बाद। विधायकों के राज्य से बाहर होने की जानकारी पर शिवसेना विधायक दल की आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें 55 में से केवल गिने चुने विधायक ही पहुंचे। और फिर तेजी से घटनाक्रम बदले जब मंत्री शिंदे और 11 विधायकों के राज्य में न होने और सूरत के होटल में होने की जानकारी मिली, तो महाराष्ट्र के सियासी गलियारे में खलबली मच गई। शिवसेना में हलचल तेज हुई और ये सब कुछ हुआ एमएलसी चुनाव परिणाम आने के बाद, जिसमें महाविकास अघाड़ी की ओर से 6 प्रत्याशी उतारे गए थे, बीजेपी की ओर से 5 प्रत्याशी उतारे गए थे। 10 सीटों के लिए हुए इस चुनाव में बीजेपी के 5 प्रत्याशी जीत गए। महाविकास अघाड़ी सरकार का एक प्रत्याशी महाविकास अघाड़ी गठबंधन की जीतने में कामयाब नहीं रहे, जिसके बाद से ही सियासी समीकरण बदलते नजर आ रहे थे और 1 जून से हलचल तेज हुई। तो महाराष्ट्र की मौजूदा परिस्थितियों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी भी ताज़ा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। बाबूलाल राठौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले बाबूलाल राठौर के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं क्या ताज़ा जानकारी मिल रही है, क्योंकि जानकारी ये सामने आ रही है बाबूलाल कि शिवसेना के जो बचे खुचे विधायक मुंबई में हैं, उनकी संख्या भी धीरे धीरे कम होती जा रही है और गुवाहाटी में शिंदे के साथ मौजूद विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है।
जी बिल्कुल दीपक, देखिए जो विधायक है बच्चे कुछ जानकारी मिल रही है कि वो सब विधायक जो है गुवाहाटी पहुंच रहे हैं। आज अभी तक 8 विधायक गुवाहाटी पहुंच चुके हैं, जिसमें बड़े शिवसेना के करीबी माने जाते हैं उद्धव ठाकरे के। ऐसे विधायक भी अब एकनाथ शिंदे के खेमे में शामिल हो चुके हैं। जो सांसद है बड़े शिवसेना के 4 सांसद, वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में अब उद्धव ठाकरे के पास में 14 विधायक शेष बच गए हैं। ऐसे में कहीं न कहीं ये माना जा रहा है कि अब एकनाथ शिंदे को मनाना या जो विधायक उधर गए उनको मनाना काफी मुश्किल है उद्धव ठाकरे के लिए, क्योंकि स्थिति अब काबू से बाहर हो चुकी है। हालांकि अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कुछ देर के बाद में ऑनलाइन संबोधन करने वाले हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री क्या औपचारिक ऐलान करते हैं, इसके ऊपर पूरे महाराष्ट्र की नजर बनी हुई है। तो वहीं सिर्फ एकनाथ शिंदे की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो सिंबल है, जो चुनावी चिन्ह है शिवसेना का धनुष बाण, उसके ऊपर अब एकनाथ शिंदे दावा ठोक सकते हैं इलेक्शन कमिश्नर में कि ये सिंबल जो है ये असली शिवसेना का है और असली शिवसेना हमारे पास है, यानी कि एकनाथ शिंदे के पास है। बड़े अंक के साथ एकनाथ शिंदे तो सत्ता तो गई ही गई और अब पार्टी भी जाती दिख रही है हाथ से, ये संभावना बनती दिख रही है। इस बीच कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता रत्नेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रत्नेश जी। राजनीतिक विश्लेषक अविनाश सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है अविनाश जी। पहले अविनाश जी आपकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, क्या संभावना दिख रही है महाराष्ट्र में मौजूदा परिस्थितियों पर नजर डालते हुए? है कि ये जो महाविकास जी, अब इसका जो नई सरकार आएगी उसका रूपरेखा क्या होगा, पर हम थोड़ा पीछे चलते हैं। आप ये देखिए कि पारिवारिक पार्टी का अंत कैसे होता है। आप बिहार में लालू यादव की पार्टी को देखिए, आपस में घर में झगड़ा और बाहर में झगड़ा। उसी तरीके से बाकी सारी पारिवारिक पार्टी में देखिए। सबसे ताजा एग्जाम्पल जो इससे मिलता जुलता है वो है यूपी में, जब अखिलेश यादव अपने पिताजी के साथ बगावत की। तो अब ये जो बगावत है वो अंदरूनी बगावत है और जायज भी है। आप ये सोचिए दीपक जी कि वो कितनी मानसिकता, आप सोचिए संजय राउत की और उन जैसे लोगों की, जिन्होंने शिवसेना को वो काम करने के लिए मजबूर किया जो बाला साहब ठाकरे कभी जीवन में नहीं सोच सकते थे। उन्होंने एंटोनियो माइनो के बारे में ये बोला था कि कांग्रेस से हाथ मिलाने का मतलब है खुदकुशी, मैं मर जाऊंगा पर कभी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, क्योंकि वो इतनी गिरी हुई, इतनी भ्रष्ट पार्टी है। आप एनसीपी को देखिए, वो खुद कांग्रेस को छोड़ के आई थी एंटोनियो माइनो जब उसकी प्रेसिडेंट बनी थी तब। तो ये विरोधाभास शुरू से था। बट कहीं ना कहीं शिवसेना के जो प्रमुख जो थे, तथाकथित जो प्रमुख अपने आप को मानते थे, उनको आईना दिखाया है। एक बिल्कुल जो नींव का जो नेता होता है, जो जमीनी नेता होता है, जो वाकई में शिव सैनिक है, जो बाला साहब का अपने आप को शिव सैनिक समझता है, उसने आईना दिखाया है उद्धव ठाकरे को। और उद्धव ठाकरे की महावसूली सरकार जाना तय है। जहां तक कांग्रेस की बात है, आप देखिए इन्होंने किसको भेजा था, कल कमलनाथ को भेजा था। अरे कमलनाथ तो वो व्यक्ति है जो अपनी सरकार नहीं बचा पाए, मध्य प्रदेश में इसी हालत में थे और अपनी सरकार नहीं बचा पाए। उनको भेजा है पर्यवेक्षक बना करके बॉम्बे में, सॉरी मुंबई में, कि आप अपनी सरकार बचाओ। अरे कांग्रेस की आप मानसिकता देखिए कि वो क्या करना चाहते हैं इसका पता नहीं, और ये सब देश की जनता भी देख रही है। चलिए थोड़ा पता लगाने का प्रयास कर लेते हैं। अविनाश जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हैं ही। रत्नेश जी, कांग्रेस ऐसा लग रहा है वेट एंड वॉच की स्थिति में है, न कुछ खोने का गम न कुछ पाने की खुशी। सरकार में शामिल होने का मौका मिल गया तो सरकार में शामिल हो गए, और अब महाविकास आघाड़ी की सरकार नहीं बची तो चलिए कोई बात नहीं। देखिए दीपक जी, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार जब तक मुख्यमंत्री इस्तीफा ना दे दे तब तक सरकार काम कर रही होती है। और महाराष्ट्र में अभी मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं, बिल्कुल महाराष्ट्र में हम संभावनाओं पर बात कर रहे हैं जी। ये बिल्कुल कहना गलत है कि सरकार नहीं रही कर रही है। तो देखिए किसी व्यक्ति के ऊपर ये व्यक्तिगत टिप्पणी करना मैं नहीं मानता हूँ। कई सारे ऐसे प्रदेश रहे हैं जहाँ भाजपा के बड़े नेताओं ने अपनी सरकारें खोई है, तो इसका मतलब ये नहीं था कि उनकी योग्यता खत्म हो गई। अगर एक बार अपनी सरकार गिरने से बचाने से व्यक्ति की योग्यता समाप्त हो जाती है, तो अविनाश सिंह जी को बताऊंगा कि 1997 में अपनी सरकार एक वोट से नहीं बचा पाए थे अखिल जी, और उसके बाद उन्होंने 5 साल तो 28 पार्टियों की सरकार चलाई।
तो कहीं ना कहीं आपको देखना चाहिए कि अगर किसी से एक बार सरकार गिर गई तो आप उसके पूरे जीवन का आकलन नहीं कर सकते। एक बार अगर मान लीजिए कभी रत्नेश मिश्रा चुनाव लड़े और हार गए तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि रत्नेश मिश्रा फिर कभी कोई चुनाव नहीं जीत पाएंगे। और जिस भारतीय जनता पार्टी का अविनाश सिंह जी इतना मौन रूप से गुणगान कर रहे हैं, वो जब पहला चुनाव लड़ी थी तो कितने सांसद थे और कितनी जगहों पर उनकी जमानत जब्त हुई थी, ये भी अविनाश सिंह जी को याद रखना चाहिए। और रही तीसरी बात कांग्रेस पार्टी उसको कैसे करना है और कैसे टैकल करना है, इसमें सक्षम है और जानती है। किसी भी गैर राजनीतिक व्यक्ति से जिसका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है उससे सीखने की कतई जरूरत नहीं है। और अविनाश सिंह जी से मैं पूछूंगा कितने चुनाव लड़े हैं ये? नहीं रत्नेश जी, अविनाश जी तो सवाल का जवाब देंगे। हम तो ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस इस तरह के झटके काफी झेल चुकी है पहले भी, तो कैसे निपटा जाए, किस तरह से इन समस्याओं से उबरा जाए, इसका एक अच्छा अनुभव होगा कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ। तो वो अनुभव शिवसेना के साथ क्यों नहीं साझा किया जा रहा है ताकि इस संकट से बाहर निकले सरकार? जी सरकार को लीड शिवसेना कर रही थी, कांग्रेस नहीं जी। और ना तो गठबंधन को कांग्रेस टीच कर रही थी। कांग्रेस को जो करना है वो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कर रहा है। हमारे दो बड़े नेता, हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका जी भी गई मुंबई, वो हमारे नेताओं से मिली है, हमारे विधायकों से मिली है। और कमलनाथ जी वहाँ लगातार पर्यवेक्षक के तौर पर वहाँ लगातार संपर्क में है। आप इस बात की बिल्कुल चिंता मत करिए, सरकार बचाने का पूरा प्रयास कर रही है कांग्रेस अपने स्तर पे। अपने स्तर से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अविनाश जी। दीपक जी आप देखिए, ये जो रत्नेश जी जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ा हूं और मेरा पेशा भी नहीं है इलेक्शन लड़ना, कोई मैं पॉलिटिशियन तो हूं नहीं। पर रत्नेश जी अगर इलेक्शन लड़ेंगे और 2 बार 3 बार लगातार हारेंगे तो क्या वो चौथी बार इलेक्शन लड़ने की सोचेंगे? और अगर सोचेंगे तो बराबर उनको ये समझना पड़ेगा कि भाई मेरे लिए हार भी एक संभव स्थिति हो सकती है। आप देखिए, गोवा आपके हाथ से निकल गया था पिछली बार, आपके वो वहां पे आपने बड़े नेता को भेजा, दिग्विजय सिंह को भेजा था, अब आपने कमलनाथ को भेजा है। तो कांग्रेस इसमें तो कहीं है ही नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हार्दिक पटेल ने क्या बोला आपके शीर्ष नेतृत्व के बारे में कि आप लोग वहां पे सैंडविच ऑर्डर करते हैं और कोक ऑर्डर करते हैं। तो अगर कमलनाथ को आपने सैंडविच खाने के लिए भेजा है और कोक पीने के लिए भेजा है तो वो बिल्कुल सही है। पर जहां तक महाविकास आघाड़ी का सवाल है, वो शुरू से ही विरोधाभास था उसमें। वहां पे सरकार ठप पड़ी हुई थी, वसूली के अलावा कोई काम नहीं हो रहा था, शीर्ष के नेतृत्व इनके जेल में है। ये जानते हुए शिंदे साहब ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से एक भापा, उनको लगा कि ये शिवसेना अपनी वजूद खो रही है कांग्रेस और एनसीपी के साथ रह के, जो उन्होंने ट्वीट पे भी बोला है। और मैं एक और आपको बात बता दूं, आज जो 5 नेता जो गए हैं उनमें से ये सारे जुड़ने गए हैं, ये ऐसा संभव नहीं है। कोई ये जो 5 नेता गए हैं, हो सकता है 2-3 नेता इसमें से उद्धव जी का संदेश लेके भी गए होंगे। तो हमें अभी ये चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है। ये बात तय है कि ये सरकार जा रही है, पर सरकार जो नहीं बनेगी उसका रूपरेखा क्या होगा ये अभी कहना मुश्किल है। बिल्कुल, लेकिन हम यही समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर सरकार पर कांग्रेस किसी भी अब सरकार का हिस्सा नहीं रहेगी, ये बात तय है। कांग्रेस और एनसीपी, ये तो संभावनाएं हैं अविनाश जी, और संभावनाओं पर ही बात कर रहे हैं। रत्नेश जी, अगर संभावनाएं ऐसी बनती दिख रही है तो कहीं से भी ना तो एनसीपी और ना ही कांग्रेस इस गठबंधन को एकजुट रखने, गठबंधन को बचाए रखने के लिए प्रयासरत दिख रही है। सभी अपने अपने खेमे की सुरक्षा सुनिश्चित करने में लगे हैं। तो फिर क्या सहयोगियों का कोई विचार नहीं, कोई एकमत होने की कोई संभावना नहीं? ये अपने नाना पटोले का ट्वीट पढ़ ले रत्नेश जी। देखिए दीपक जी, जो भी स्थितियां वहां पर हैं और जिस भी प्रकार से उनसे निपटा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी उन सभी प्रयासों को लगातार कर रही है। और कांग्रेस पार्टी सरकार, मैंने पहले भी बोला, सरकार को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। हम एक राजनीतिक दल है, हम किस प्रकार की नीति पे काम कर रहे हैं इसको हम ऑन ईयर एक चैनल पे खुल के नहीं बोल सकते हैं। क्या पता अविनाश सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के हों, ठीक है? तो सारी चीजें राजनीतिक रूप से नहीं बोली जा सकती है। मैं भी प्रवक्ता हूँ, मेरे भी कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन प्रयास हो रहे हैं गठबंधन को सुरक्षित रखने के। बिल्कुल प्रयास हो रहा है। आप निश्चित रहिए, महाराष्ट्र की सरकार गिरे, आ रहे हैं अविनाश जी, आ रहे हैं। बीजेपी की तो कतई नहीं बचेगी, बीजेपी की तो सरकार कतई नहीं बनेगी। आप इस बारे में एकदम मुतमईन रहिए। चलिए, तो ये पॉइंट नोट कर लेते हैं। बाबूलाल के पास चलते हैं, वो जो वहां धरातल पर स्थिति देख रहे हैं, जिसके आधार पर हम संभावनाओं की बात कर रहे हैं। रत्नेश जी अभी भी आश्वस्त हैं कि बीजेपी की सरकार तो महाराष्ट्र में कतई नहीं बनेगी। गणित क्या इशारा कर रहा है बाबूलाल?
देखिए, बीजेपी की तरफ से बड़ा ऑफर एकनाथ शिंदे को मिल चुका है। 8 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री और 2 केंद्र में मंत्री। तो बीजेपी की तरफ से बिल्कुल पूरी तरह से कोशिश, मतलब विधायकों के साथ शिवसेना के सांसदों पर भी नजर है बीजेपी की। 17 जा चुके हैं। बीजेपी के नेता सांसद सब कई बार देखा कि सूरत में भी मिले थे, गुवाहाटी में भी थे, और ऐसे में माना जा रहा है कि भाजपा की तरफ से सरकार एकनाथ शिंदे को लेकर जरूर बन सकती है, बनेगी। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो उनके राष्ट्रीय एनसीपी के खेमे में हलचल है, क्योंकि प्रियंका गांधी सब कामकाज छोड़ के बंबई आई है। अभी बंबई में प्रियंका गांधी पहुंची है, तो क्या वो भी उनके विधायक के को बुला के उनकी मीटिंग चल रही है। एनसीपी के नेता शरद पवार अपने जो उनके खुद के निवास स्थान सिल्वर ओक के ऊपर, बिल्कुल वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। शरद पवार के आवास पर बैठक के लिए विधायकों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, और दूसरी ओर बीजेपी की भी बैठक बुलाई गई है, और वहां की भी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां बीजेपी विधायक पहुंच रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम मुंबई में जो हलचल चल रही है। क्या मतलब कुछ काम था क्या? बिल्कुल रत्नेश जी, आप समय चाहेंगे? अभी आपके संवाददाता जी ने जो कहा, राठौर जी ने, जी, कि शिवसेना को ऑफर दिया गया है बीजेपी की तरफ से, तो मैंने आपसे कहा वो लिख के लीजिएगा, बीजेपी की सरकार कतई नहीं बन रही है। और ये इनके स्टेटमेंट से ही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे किस पार्टी के नेता है ये आप जानते हैं, वो बीजेपी के नेता नहीं है। तो बीजेपी को अपनी पीठ थपथपा के यहाँ पे बेफालतू का मुझे नहीं लगता है कोई इंटेंशन दिखाना चाहिए, क्योंकि सरकार तो बीजेपी की नहीं बनेगी। और देखिए, विधायकों की खरीद फरोख्त का धंधा फिर शुरू कर दिया बीजेपी ने, और हम बहुत पहले से कहते चले आए कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचाकर। रत्नेश जी, मैं तो ये जानता हूं कि अगर बाजार में कुछ बिकने के लिए उपलब्ध है तो इसके लिए खरीदने वाले को दोष नहीं दे सकते। नहीं दीपक जी, बिल्कुल नहीं। जो जनप्रतिनिधि होते हैं, इसका मतलब है कि शिवसेना जो है, अगर वो अपने विधायकों के साथ एक होकर आ रही है या कोई दल आ रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर कोई लोकतांत्रिक मूल्यों को ठेस पहुंचा रहा है तो आप भी पहुंचाएंगे। फिर तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी अपराधी हुई, और जनता से इनको माफी मांगनी चाहिए। नहीं, जनता से इनको लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी राजनीतिक दल का एक ही उद्देश्य होता है कि शासन संचालन की भूमिका में आए, ताकि वो अपने एजेंडे को प्रभावी तरीके से लागू कर सके। जो भी एजेंडा हो, चाहे अंत्योदय का हो, विकास का हो, या फिर अलग अलग दलों का जो भी अपना एजेंडा हो, राजनीति का मतलब ही यही है। अविनाश जी कुछ कह रहे हैं। अविनाश जी, महाराष्ट्र में जो राजनीति दिख रही है, ये सभी सहयोगी दल एक साथ तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अपना अपना खेमा बचाने के लिए संघर्ष करते दिख रहे हैं। ये बिल्कुल जायज है दीपक जी, ये करना बिल्कुल जायज है। अगर प्रियंका जी गई हैं वहां पे इस काम के लिए, तो बिल्कुल जायज काम है, उनका स्वागत है। पर ये ध्यान रहे कि वो सैंडविच कौन सा मंगवाती है और खाती है। और जितनी सतही बात वो कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, उनको याद होना चाहिए कि वो कौन सी मानसिकता थी जिसने ये गठबंधन कराया था। क्या डेमोक्रेसी तब खतरे में नहीं आई थी? क्या खरीद फरोख्त नहीं हुआ था? वो कौन सी मानसिकता थी जो 1975 में इस देश में जो काला दिन जो था इमरजेंसी का, वो उस समय डेमोक्रेसी खतरे में नहीं आई थी। और आपने कम से कम 52 से 55 बार आपने सरकार गिराई, तो वो उस समय डेमोक्रेसी खतरे में नहीं आई थी। आज डेमोक्रेसी खतरे में आ रही है। आपने निहायती नॉन डेमोक्रेटिक काम करके आपने ये सरकार बनाई थी। उद्धव ठाकरे के सारे एमपी और सारे एमएलए ने मोदी जी का पोस्टर लगा करके इलेक्शन जीता था, और देवेंद्र फडणवीस के लीडरशिप में वो इलेक्शन लड़ा गया था। वो क्या मजबूरी थी कांग्रेस की? उन्होंने अपने आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज करके हिंदुत्व के साथ हाथ मिलाने की कोशिश की, नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात, मैं बहुत खुल के कल भी बोला था आपके चैनल पे, दीपक जी और आज भी बोल रहा हूं, एक सच्चे शिव सैनिक के नाते शिंदे साहब शिवसेना को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। शिवसेना जो हिंदुत्व के राह से भटक गई थी, बाला साहब की शिवसेना जो हिंदुत्व के राह से भटक गई थी, संजय राउत की वजह से वो वापस स्वामी भक्ति निभा रहे हैं शिवसेना के प्रति, और उसी परिवार को सौंप रहे हैं। ये अलग बात है कि उद्धव आज नहीं मान रहे हैं, पर अंततः गतवा शिवसेना एक होगी, उद्धव उसके मालिक रहेंगे और वापस इनको हिंदुत्व पे आना पड़ेगा। तो इसका प्रयास, अविनाश जी, इसका प्रयास तो उद्धव ठाकरे अपने स्तर पर कर ही चुके हैं कि शिवसेना का पूरा समूह एकजुट रहे, और इसके लिए सिर्फ प्रयास ही उन्होंने नहीं किया, उन्होंने सांकेतिक रूप से सरकारी आवास छोड़कर इशारा किया, ये घोषित किया कि कोई शिव सैनिक अगर सीएम बनता है तो इससे भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं। एक बात बोली है, गठबंधन तोड़िए।
उस शिंदे साहब ने सिर्फ एक बात बोली है, कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन तोड़िए क्योंकि शिवसेना का नुकसान हो रहा है, हम अपने कोर एजेंडा से पीछे हट रहे हैं। और बिल्कुल ये बात चलिए रत्नेश जी से जान लेते हैं। रत्नेश जी, अब कोई संभावना दिख रही है जब आपके कांग्रेस का मेंबरशिप गठबंधन की सरकार में एक सहयोगी में इतनी मतभेद, तो क्या संभावना है और आप कैसे कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी? जी दीपक जी, अभी अविनाश सिंह जी ने बहुत अच्छी तरह से ये कहा कि हमारी पार्टी ने 1975 में इमरजेंसी इम्पोज करके, और उन्होंने बताया कि लाखों कईयों बार हमने आर्टिकल 356 का प्रयोग करके अनडेमोक्रेटिक वर्क किया था। अविनाश जी, मुझे तो पता नहीं क्यों, और आज भी करप्शन के मामले में सत्याग्रह, झूठा सत्याग्रह कर रहे हैं। क्या चिल्लाते हैं भाई? सुनिए तो, मैं आपको सुन रहा था ना। अच्छा बोलिए बाप। पहले अच्छे श्रोता बनिए, अच्छा वक्ता बनना। अविनाश जी तो अच्छा श्रोता बनिए। रत्नेश जी बोलिए। चिल्ली करने आए हैं तो वही कर लेते हैं। नहीं, रत्नेश जी अपनी बात पूरी कीजिए। चलिए, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अविनाश सिंह जी ने तो हमारी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर ही प्रश्न चिन्ह उठा दिया। दीपक जी, अगर इमरजेंसी का प्रोविजन इतना खराब था, अगर 356 का प्रोविजन इतना खराब था, तो फिर हमारे 292 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबरान ने उसको रखा क्यों उसमें? क्या स्वतंत्रता सेनानियों से ज्यादा अच्छी तरह अविनाश जी समझ पाते हैं कि देश की जरूरत क्या है और देश को किन प्रावधानों की जरूरत है? और दूसरी बात, हमने पूरे के पूरे इमरजेंसी प्रोविजन में ये कहा लिखा हुआ है कि नेताओं को जेल में भेजा जाएगा। अविनाश जी, इमरजेंसी प्रोविजन में ये कहा लिखा हुआ है कि जजों को जेल भेजा जाएगा। दोनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा। एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ी खबर इस समय। महाराष्ट्र के सियासी गलियारे में मचे भूचाल से जुड़ी ये ताजा जानकारी। एकनाथ शिंदे का बयान आया है सामने, बड़ी खबर। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के सामने वो दावा करेंगे कि शिवसेना का जो धनुष बाण चुनाव चिन्ह है उसके प्रयोग का अधिकार उन्हें दिया जाए, इस आधार पे कि संख्या बल उनके साथ है और उनके साथ मौजूद विधायकों ने उन्हें अपने विधायक दल का नेता चुना है। और अब शिवसेना के चुनावी सिंबल पर दावा करेंगे शिंदे। तो घमासान बढ़ता ही जा रहा है, यानी कि तस्वीर धीरे धीरे साफ होती दिख रही है। रत्नेश जी के पास ही चल लेते हैं पहले। रत्नेश जी, जब शिवसेना ही नहीं तो वो संख्या नहीं बना पाएंगे आप, महाविकास अघाड़ी जिस संख्या के आधार पर सरकार चला रही थी, तो सरकार तो जाती दिख रही है। जी, तो इन्होंने जो कहा कि गलत है। देखिए, हमने डेमोक्रेटिक तरीके से संविधान में दिए हुए प्रावधानों का प्रयोग किया और हमने जो लगाया तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे भी बोल दीजिए, वो भी प्रावधान है। मुद्दे पे अविनाश जी विषय वस्तु से ना भटकें, क्योंकि बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा के दौरान। अविनाश जी, जनसंख्या नियंत्रण कानून अभी तक क्यों नहीं लेके आए? रत्नेश जी वहां ना आए, महाराष्ट्र पे फोकस करें। अभी यहाँ की संख्या पर ध्यान देने की आवश्यकता है। रत्नेश जी, महाराष्ट्र की संख्या पर ध्यान दीजिए, हम उस पर बात कर लें। हमने तो नसबंदी का कार्यक्रम चलवाया था अपनी सरकार में, आपके नेताओं ने उसका विरोध किया था, जनसंघ के नेताओं ने उसका विरोध किया था। और आरएसएस और भाजपा के नेता बयान देते हैं 8 बच्चे पैदा करिए, तब आपका नैतिकता, तब आपके संवैधानिक प्रावधान मर जाते हैं क्या? रत्नेश जी, महाराष्ट्र में जो संख्या है उस पर थोड़ा केंद्रित करते हैं हम अपनी बातचीत को। दीपक जी, बिल्कुल। देखिए दीपक जी, बात ऐसी है ना कि जिस भाषा में समझेंगे उसी भाषा में समझाऊंगा। नहीं, अविनाश जी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे दर्शकों से नहीं, आप हमारे दर्शकों से जुड़े हुए हैं, हमारे दर्शकों से बात कीजिए। अरे सुनिए तो, जब जवाब देने की वैसी आवश्यकता होगी तो उन्हें भी दे लीजिएगा। दीपक जी, अघोषित प्रवक्ताओं को समझाने की ज्यादा आवश्यकता होती है। नहीं, आप संख्या बल पे आइए। समझ क्या आता है, उसे बोलना क्या है। रत्नेश जी, आइए महाराष्ट्र की संख्या पर आ जाइए। हाँ, चलिए महाराष्ट्र की संख्या पे ही बात करेंगे, लेकिन कह दीजिएगा बीच में बोले ना। जी, ठीक। दूसरी बात, हमने जिन भी प्रावधानों का प्रयोग किया संवैधानिक ढांचे में रहकर किया। इमरजेंसी इम्पोज करने के लिए मंत्रिपरिषद ने जब कहा तो राष्ट्रपति महोदय ने उस पर सिग्नेचर किया था, और राष्ट्रपति किसी दल का नहीं होता अविनाश सिंह जी। नहीं, रत्नेश जी, यहाँ संवैधानिक समस्या तो है ही नहीं, यहाँ तो सामाजिक और सैद्धांतिक समस्या खड़ी हो गई है ना। आपके गठबंधन में जो दल थे उनमें से एक दल सिद्धांतों के आधार पर बगावत करके टूट रहे हैं। दीपक जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ।
रही बात जहां तक सिद्धांतों की बात करते हैं, तो इन सिद्धांतों को सबसे पहले तोड़ने का काम किया था भारतीय जनता पार्टी ने। मुझे तो जहां तक याद आ रहा है रत्नेश जी, जिस भारतीय जनता पार्टी पर आप सिद्धांतों को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं, उसी के साथ शिवसेना ने चुनाव लड़ा था और उस समय आपके सिद्धांत कहां गौन हो गए थे जब चुनाव के बाद परिणाम आने पर ये नतीजे आए? दीपक जी, मैं तो वहां जा ही नहीं रहा हूँ जी। आप मेरी बात कंप्लीट नहीं तो हम तो आपको लेकर चलेंगे ना। जब सिद्धांत की बात होगी तो चुनाव पूर्व गठबंधन और परिणाम के बाद का गठबंधन वो तो सैद्धांतिक विषय हो जाएगा। बिल्कुल प्री पोल अलायंस। जी जी रत्नेश जी। दीपक जी देखिए मैं आपको बताऊं, जो भी व्यवस्था किसी दल ने किसके साथ अपना गठबंधन तोड़ा नहीं, मैं आपको बताऊं, आप भी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी एक दक्षिणपंथी विचारधारा की पार्टी है, राइट विंग की पार्टी है, और 1990 में इन्होंने एक सरकार को समर्थन दिया था लेफ्ट के साथ मिलकर, राइट और लेफ्ट के साथ मिलकर सरकार चली थी दीपक जी। तब आइडियोलॉजी नहीं बनी थी। रत्नेश जी, आज अगर हम देखें तो राइट और लेफ्ट तो कांग्रेस भी हो गई। नहीं रत्नेश जी, वामपंथियों के साथ केंद्र में आपने सरकार चलाई और दक्षिणपंथी शिवसेना के साथ मिलकर महाराष्ट्र में आपने सरकार चलाई, तो फिर आप किस तरफ हैं? मुस्लिम लीग, केरला में मुस्लिम लीग, उनको कतई अधिकार नहीं है इस बात को पूछने का जिन्होंने पूरी की पूरी बीजेपी की आइडियोलॉजी को किनारे रख के काम किया हो। तो फिर जो आप कर रहे हैं उसी चीज को कोई दूसरा करे तो उसे गलत कैसे बता सकते हैं? बहरहाल बड़ी जानकारी आ रही है। अपने सहयोगी बाबूलाल से एक अपडेट ले लेते हैं, फिर मेहमानों के पास चलेंगे। बाबूलाल, शिंदे ने दावा ठोक दिया है शिवसेना के सिंबल पर, अब क्या संभावना बनती दिख रही है? यानी कि शिंदे आश्वस्त हैं कि पर्याप्त संख्या बल है उनके साथ और दल बदल कानून उन पर प्रभावी नहीं होगा, ये कम से कम स्पष्ट होता दिख रहा है अब। देखिए, बिल्कुल एकनाथ शिंदे ने दावा ठोका है कि जो चुनावी चिन्ह शिवसेना का धनुष बाण, उस पे आप दावा ठोका है कि ये ओरिजिनल शिवसेना का है, बाला साहब ठाकरे की शिवसैनिकों का है और बाला साहब शिवसेना का सैनिक सब मेरे साथ में है। इतनी बड़ी संख्या में पूरे विधायक एकनाथ शिंदे के साथ है, तो अब वो इलेक्शन कमीशन को ये दावा ठोक रहे कि ये सिंबल का यूज करने का जो है अधिकार एकनाथ शिंदे के गठ को मिले। तो अब कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि उनके हाथ से अब उनका ही चुनाव चिन्ह धनुष बाण जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो अब कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे अब दावा ठोकने वाले एक जानकारी मिली है कि वो किस तरह से जो सिंबल है शिवसेना का उसके ऊपर भी अब उनके अधीन अधिकार जो है उनके ऊपर लेने के कि अब ये शिवसेना का अधिकार है वो हमको मिले, जो चुनावी चिन्ह है। बिल्कुल, मतलब ये साफ संकेत है कि अब शिवसेना वो पहले वाली शिवसेना नहीं रही और सरकार भी जो अब तक थी वो आगे काम करती रहेगी, वो संभावना भी खत्म होती दिख रही है। रत्नेश जी के पास चलते हैं। रत्नेश जी, लेकिन अभी भी आपका दावा है कि बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। आ रहे हैं देखिए, मैं दीपक जी अपने दावे पर अभी भी खड़ा हूं जी, क्योंकि सरकार बदलती है या नहीं बदलती है वो तो राजनीतिक गर्व का विषय है। ठीक है, सभी सरकार को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार गठबंधन को बचाने का प्रयास कर रही है। अब हम अपने स्तर पे कर रहे हैं और किस तरह कर रहे हैं, हमारी नीति क्या है, ये हमारा आंतरिक मामला है, मैं उसको यहाँ पर रिवील नहीं करता। ठीक है, तो सरकार तो बचेगी और मैं एक बार फिर कह दूंगा, सरकार बीजेपी की नहीं बनेगी ये भी तय है। बीजेपी की नहीं बनेगी ये भी तय है। अविनाश जी के पास चलते हैं। अविनाश जी, तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी है, लेकिन चूंकि पार्टी के साथ प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, पार्टी के प्रवक्ता की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो इनका ये बोलना समझा जा सकता है। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, दलों से आगे हटकर इस घमासान में क्या दिख रहा है? दीपक जी, देखिए, जब दिवालियापन हो जाता है आइडियोलॉजी का, तो प्रवक्ता उस पार्टी को नहीं बचा सकते, चाहे आधिकारिक हो या अनाधिकारिक। नंबर एक। नंबर दो, जो खानदानी चोर को बचाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए झूठा सत्याग्रह करते हो, तो वो आइडियोलॉजी की बात न करे तो बेहतर। नंबर दो। और नंबर तीन, अगर कोई मुझे किसी पार्टी का अगर बना रहा है तो वो मुझे अपनी पार्टी में ले ले, अगर इतनी सतही बात करनी है तो मैं सतही बात नहीं करूंगा। जहां तक सिंबल का सवाल है, ये बहुत लंबी लड़ाई होने वाली है। सिंबल की लड़ाई जो है वो बहुत लंबी लड़ाई होने वाली है। सिंबल पे अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मुझे अपना विश्वास है कि सिंबल, बाला साहब का जो सिंबल है, जो शिवसेना का सिंबल है, उस पर अभी दावा नहीं ठोक सकते जब तक कि वो उनके नेशनल असेंबली में उनको ये कमान ना मिल जाए। ये केवल इलेक्शन कमीशन का खेल नहीं है। आप अगर अखिलेश यादव का प्रकरण याद करें
तो उन्होंने अपने पूरे कार्यकर्ताओं को बुला करके अपने आप को घोषित करवाया पहले पार्टी का प्रेसिडेंट, और तब सिंबल की लड़ाई लड़े। तो अभी ये पार्टी के प्रेसिडेंट नहीं घोषित हुए हैं शिंदे साहब, इसलिए सिंबल की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। ये बड़ी लंबी लड़ाई होने वाली है। जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार बिल्कुल नहीं बनेगी। भाजपा उसका पार्ट होगी या नहीं होगी, ये अभी भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। पर महावसूली की सरकार जा रही है और हिंदुत्व की सरकार वापस आ रही है महाराष्ट्र में, ये तय। चलिए, तो हिंदुत्व की सरकार वापस आ रही है, ये अविनाश जी कह रहे हैं। हम अपने सहयोगी बाबूलाल के पास चलते हैं। बाबूलाल, सिद्धांत तो शिव सैनिकों का यही था कि राम के नाम पर ही वो काम करेंगे, लेकिन क्या राम के नाम से दूरी बनाने के कारण ये हालात बने? देखिए, बिल्कुल भी अगर महाराष्ट्र की जनता की बात करें तो उन्होंने भी फुल बहुमत से शिवसेना और भाजपा को बहुमत दिया था, लेकिन इन्होंने राष्ट्रवादी एनसीपी को साथ में लेकर 2.5 साल ये सरकार चलाई और 2.5 साल में इन्होंने प्रदेश का विकास तो नहीं किया, लेकिन जनता के टैक्स के पैसे को बर्बाद करके राष्ट्रवादी एनसीपी और कांग्रेस इन्होंने अपने दल को मजबूत करने में लगे हुए थे, जिसके चलते महाराष्ट्र के राज्य के नागरिक भी नाराज थे, जनता नाराज थी। और इसी को लेके एकनाथ शिंदे ने ये सवाल उठाए, मुख्यमंत्री से भी ये सवाल पूछा कि शिवसेना को शिवसेना ने साथ में दोनों दलों को लिया है, कांग्रेस एनसीपी को इन्होंने सिर्फ महाराष्ट्र में शिवसेना का नुकसान ही नहीं किया, इन्होंने महाराष्ट्र प्रदेश का नुकसान किया है और उन्होंने सरकार के जनता के पैसे का भी दुरुपयोग किया है। उन्होंने इस पैसे से अपने दल को मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसे में कहीं ना कहीं इनको रोकने के लिए इतना बड़ा कदम एकनाथ शिंदे ने उठाया है। और अब एनसीपी, लेकिन बाबूलाल, संजय राउत तो अभी भी दावा कर रहे हैं कि पर्याप्त संख्या में उनके पास विधायक है, सरकार नहीं जाएगी। सतही नेता है वो। संजय राउत इस तरह के दावे करते रहते हैं, लेकिन संजय राउत के पास अभी बोलने को कुछ बचा नहीं है। इसलिए संजय राउत ने कल साफ संकेत दे दिया था कि हमें सत्ता से कोई लेना देना है नहीं है, सत्ता आती है जाती है, हम हमेशा लड़ते रहेंगे, इस तरह की बात कही थी। उसके बाद संजय राउत के बहुत कम स्टेटमेंट आ रहे। जिस तरह से संजय राउत हर रोज सुबह उठ के 9 बजे मीडिया के सामने आके जो बातें करते थे, वो 2 दिन से बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही। कहीं ना कहीं संजय राउत भी बिल्कुल समझ चुके हैं कि अब जो है तो महाविकास अघाड़ी सरकार गठबंधन टूट जाएगी, क्योंकि संजय राउत हमेशा शरद पवार को लेकर चल रहे थे कि शरद पवार के साथ वो देख रहे हो या समझ रहे हो जो भी परिस्थिति के बारे में, लेकिन वो सामने आकर अगर कह रहे हैं तो यही दावा कर रहे हैं कि पर्याप्त है संख्या बल और सरकार नहीं गिरेगी। अविनाश जी, क्या ये एक इशारा है कि अगर सिद्धांतों पर संगठित हुआ समूह जिसने शिवसेना का स्वरूप लिया और महाराष्ट्र की राजनीति में दशकों तक जिसकी धाक रही, वो वंशवाद की ओर रुख करता दिखा, तो उसे इन परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है? दीपक जी, ये बहुत ही बड़ी बात सवाल आपने पूछा है जी। बहुत बढ़िया और बहुत सही सवाल आपने पूछा है। मैं तभी से तो कह रहा हूं कि शिंदे साहब बहुत बड़ा धर्म निभा रहे हैं इस देश के प्रति। ये शिंदे साहब पारिवारिक पार्टी को ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई आपकी पारिवारिक पार्टी सही है, पर ये शिव सैनिक की पार्टी है, इसमें हमने खून पसीना बहाया है। बाला साहब ठाकरे ये कभी नहीं सोचे थे कि ये कांग्रेस से गठबंधन आप करोगे। मान गए कि आप उनके लड़के हो, मान गए कि आप पार्टी के सबसे बड़े शीर्ष नेता हो, पर कम से कम ये गलती तो मत करो। जब हम बाला साहब ठाकरे की शिव सैनिक है, तो हम कांग्रेस जैसी भ्रष्ट पार्टी, कांग्रेस जैसी एंटोनियो माइनो जिसकी वो प्रेसिडेंट हो, हम कैसे हाथ मिला सकते हैं? आज भी वो यही मांग रहे हैं कि आप गठबंधन तोड़ो और हम आपके साथ आ जाएंगे। उनका और कोई डिमांड नहीं है, वो यही कह रहे हैं। और हिंदुत्व का जो पाला आपने बदला है, वो बोल रहे हैं कि वापस आप हिंदुत्व के पाला में जाओ, चाहे आपको भाजपा का सपोर्ट लेना हो या आम जनता का सपोर्ट लेना हो। आप ये धोखाधड़ी नहीं कर सकते कि आप किसी भ्रष्टाचारी खानदानी चोर के पार्टी के साथ आप जाके मिल जाओगे। और पूरा जो प्रकरण हुआ जो महाराष्ट्र में, जो ऋषि मुनियों का जो कत्ल हुआ, उसके बाद से जो लाउडस्पीकर का हुआ, उसके बाद से जो सुंदरकांड पे देशद्रोह लगा, उसके बाद से जो वसूली की सरकार चली, ये सब मिल मिला करके शिव सैनिक बिल्कुल हतोत्साह हो गए थे। इसीलिए शिंदे साहब जो मजबूत शिव सैनिक थे, जिनको शिवसेना का फिक्र था, उन्होंने ये कदम उठाया। सैनिकों के सब्र का बांध इस 2.5 साल में उस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पाया जो सिद्धांतों से समझौता करने के कारण बढ़ता ही जा रहा था। रत्नेश जी, आपके पास आते हैं। अगर शिवसेना का ये आंतरिक घमासान थम भी जाता है तो इस बात की संभावना कम दिख रही है कि शिवसेना के विधायक अब वापस एनसीपी या कांग्रेस के साथ कुछ समझौता करेंगे, या अभी भी संभावनाएं आप देख रहे हैं? क्योंकि अंदर खाने हॉटलाइन पे तो तीनों दलों के नेता
बातचीत कर ही रहे हैं और उसे आप सार्वजनिक भी नहीं करना चाहते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो संभावनाओं पर ही बात कर लेते हैं। क्या अभी भी कोई संभावना दिख रही है कि शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ बनी रहेगी? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि सरकार बनी रहेगी। दूसरी बात, अभी अविनाश जी शिंदे साहब को बड़ा शिव सैनिक बता रहे थे और बाला साहब ठाकरे का बड़ा समर्थक बता रहे थे। तो और ये भी कह रहे थे कि उन्होंने बचाने का प्रयास किया। एक चीज बताइए, 2.5 साल सरकार में आप रहे, 2.5 साल आप मंत्री रहे, आपने अगर जिस महावसूली सरकार को बोल रहे हैं अविनाश सिंह जी, एकनाथ शिंदे भी उस महावसूली का पार्ट थे। तो हमारे यहाँ अवध में एक कहावत है, 100 मूस खाए के बिलार भाई भक्तिन। तो ये वाला काम नहीं चल पाएगा। अब आप मत करिए, आप अगर आप बोलने में डर लग रहा है क्या? अरे अविनाश, 100 चूहे खा के बिल्ली गई हज को बोलने में डर लग रहा है क्या रत्नेश जी? अविनाश जी अच्छी बात है ना, अविनाश जी ये सुदर्शन न्यूज चैनल पर है, अच्छी बात है, हमने इसे बदला है तो रत्नेश जी भी वही चीज कह रहे हैं। सुन लेते हैं एक बार। जरा भी तमीज नहीं कि बीच में नहीं बोलना चाहिए। नहीं रत्नेश जी, आप डिसाइड करेंगे मैं क्या बोलूंगा। रत्नेश जी नहीं, आप है कौन डिसाइड करने वाले कि मैं क्या बोलूंगा भाई? रत्नेश जी, हम तो सराहना कर रहे हैं आपके इस कहावत की। नहीं रत्नेश जी, अविनाश जी को छोड़िए, राजनीतिक गुस्सा नहीं, राजनीतिक गुस्सा नहीं, ये दिखाएंगे कि मैं क्या बोलूंगा। नहीं, राजनीतिक गुस्सा यहाँ नहीं बता रहे हैं, आप अपनी बात पूरी करें। तुमसे डरे हुए हैं, नहीं तुमसे डरे हुए हैं। तुम ओसामा बिन लादेन हो, आपस में मत उलझिए। मुझसे डरे हुए अविनाश जी, तुमसे डरे। अविनाश जी, रत्नेश जी को अपनी बात मत पूरी कर लेने दीजिए, महत्वपूर्ण बात पर हम बात। अरे भाई, आप आने खो रहे हैं, बार बार आप बीच में टोक रहे हैं। मैं क्या बोलूंगा इसका निर्णय? बोलिए, 100 चूहे खा के बिल्ली गई हज को, बोलिए। नहीं, सुदर्शन न्यूज पे हज पर हम नहीं जाने के लिए बोलते हैं, ये अच्छा है। हम नहीं, रत्नेश जी के स्थानीय कहावत की हम सराहना कर रहे हैं कि उन्होंने वो कहावत कही जो सुदर्शन न्यूज उसका पैरोकार करता है। बिल्ली हज को क्यों जाएगी? हमारे देश की बिल्ली है, वो भक्तिन बने ज्यादा अच्छा है। कहावतों में उसी तरह से रहने देते हैं हम। बहरहाल रत्नेश जी अपनी बात पूरी कीजिए, उलझिए नहीं। अविनाश जी आपको रास्ते से भटका रहे हैं, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी हाँ, बोलिए रत्नेश जी, बोलिए। जी रत्नेश जी। दीपक जी, ये जानते क्या है, मैं आपको इस बार और फिर बोलूंगा, मैं लब्बा चैनलों पर बोलता हूँ। आज की जो एक राजनीतिक विश्लेषक की जो एक बिरादरी आई है ना, इनको लगता है कि हम सरकार की चाटुकारिता करेंगे तो सरकार हमको नहीं, बिल्कुल सरकार हमको, राज्यसभा में सभी को बोल रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा हूँ। आप दिलवा दीजिए ना, मैं आपकी तरफ से बोलता हूँ। भेज देगी। चलिए, ताजा जानकारी एक और आ रही है, इतना आसान नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला। एक और बड़ी जानकारी आ रही है, आपकी जानकारी आ रही है, बड़ी खबर इस वक्त की, जहां एक और शिवसेना के इलेक्शन सिंबल पर ने दावा किया है तो मातोश्री के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, आपसे सीधे संपर्क नहीं होता है, यह भी आरोप लगाया है। उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे का जवाब। बड़ी खबर इस समय की हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। शिंदे कैंप की ओर से 3 पन्नों का एक पत्र मराठी में लिखकर अपनी पीड़ा बताई गई है, जो समस्याएं आ रही थी। ये वो पत्र है, 3 पन्नों का ये पत्र है, मराठी में लिखा हुआ है ये पत्र, जिसे शिंदे गुट की ओर से जारी किया गया है। और इसमें जो समस्याएं आ रही थी, जिन चुनौतियों का सामना कर रहे थे अपने सिद्धांतों के साथ बने रहने में, उन समस्याओं का जिक्र है। बाबूलाल, सिद्धांतों के साथ बने रहना सबसे बड़ी चुनौती है, और ऐसी चुनौती जब शिंदे गुट के विधायकों के समक्ष आई तो उन्होंने किनारा करना बेहतर समझा और ये 3 पन्नों का पत्र जारी किया है, जिसमें अपनी समस्याएं उन्होंने सार्वजनिक की है। और बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे थे वो इसी बात को लेकर नाराज थे। उनका ये कहना था कि महाविकास आघाड़ी सरकार के दोनों दलों के चलते शिवसेना का पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, हिंदुत्व के विचारों की शिवसेना को हिंदुत्व से अलग किया जा रहा है, और उसी के चलते एकनाथ शिंदे नाराज थे और उन्होंने दावा किया था कि अब बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व महाराष्ट्र में फिर से गूंजेगा, आवाज बाला साहब ठाकरे की रहेगी, और अब नकली हिंदू का काम यहाँ पे नहीं चलेगा। इसलिए अब असली नकली पर ये बात आ चुकी। इसलिए हालांकि उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को मनाने का काफी प्रयत्न किया, कई बड़े नेता विधायकों को एकनाथ शिंदे के पास मनाने के लिए भेजा, लेकिन जो नेता विधायक एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए गए थे वो खुद वहां जाके एकनाथ बिल्कुल वहीं रुक गए, वापस लौट कर नहीं आए। लेकिन अविनाश जी अभी भी संभावना देख रहे हैं कि कुछ विधायक जो गए हैं वो उद्धव ठाकरे का संदेश लेकर गए होंगे, वहां संदेश पहुंचाएंगे।
अविनाश जी हम आपके पास आएंगे, लेकिन रत्नेश जी के पास पहले चलते हैं। रत्नेश जी, अब तो शिवसेना के समक्ष ये मजबूरी है कि अगर संगठित रहना है, एकजुट रखना है और जनता ने जो 55 का आंकड़ा दिया है वो आंकड़ा बरकरार रखना है, तो हिंदुत्व के साथ ही रहना होगा। तो अब जो पार्टी खुलकर हिंदुत्व का झंडा बुलंद करेगी, क्या कांग्रेस उसके साथ जाएगी? देखिए सवाल दीपक जी बताऊं, सुनिए जी, सुनिए, हिंदुत्व पे किसी का एकाधिकार नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी और अविनाश जी इनकी बात पूरी होने दीजिए। बिल्कुल बोलिए भाई, आप ये रावण के खानदान के लोगों को ले आते हैं क्या? चलिए, माहौल ठंडा हुआ है। कुछ देर पहले रत्नेश जी राजनीतिक गर्मी यहाँ निकाल रहे थे। रत्नेश जी, विषय वस्तु पर जी, विषय वस्तु पर। खतरनाक हंसी वहीं से आ सकती है, क्योंकि राम को मानने वाले लोग इतनी खतरनाक हंसी नहीं हंसते। मैं तो अयोध्या का कपिल सिब्बल याद है? कपिल सिब्बल किसकी तरफ से केस लड़ रहे थे? कपिल सिब्बल याद है? नहीं, देखिए अविनाश जी, आप फिर भटका रहे हैं। रत्नेश जी, अविनाश जी से बच के रहिए, वो तुरंत विषय वस्तु से भटका दे रहे हैं। आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए, क्या हिंदुत्व के झंडे बरदार के साथ कांग्रेस जाएगी? अब मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। बीच में कोई रावण के खानदान वाली हंसी ना आए तो जवाब कंप्लीट हो जाएगा। तो पहली बात जो मैं आपसे कह रहा था, देखिए, हिंदुत्व पे किसी का एकाधिकार नहीं है। और हिंदुत्व की जो आप हिंदुत्व की व्याख्या करते हैं दीपक जी, अगर वो कोई राजनीतिक विश्लेषक करता है, कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति करता है, तो वो अपने मुताबिक करता है। जो उसके पक्ष की बातें होती है हिंदुत्व की, उन्हीं बातों को वो सामने लेकर आता है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के लिए, अन्य हिंदूवादी राजनीतिक दलों के लिए राम सत्ता पाने का साधन होंगे। कांग्रेस के लिए राम कभी सत्ता पाने का साधन नहीं है। ठीक, और दूसरी बात, अगर कोई ये बताता है कि हिंदुत्व के ठेकेदार केवल वही हैं, तो मैं ये भी बता दूं कि हिंदुत्व की सबसे बड़ी झंडे बरदार जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके संस्थापक सदस्य जनसंघ के मुखर्जी जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, वो किस राजनीतिक दल के नेता थे और किस राजनीतिक दल से निकल के आए थे? नहीं तो शायद इसी कारण निकल के आए कि वहां जय श्री राम का उद्घोष एक उन्मादी उद्घोष की श्रेणी में रखा जाता है। और अगर शिवसेना जय श्री राम का नारा लगाएगी तो क्या कांग्रेस नेता भी ये नारा लगाएंगे? दीपक जी, मैं फिर वही कह रहा हूँ, हिंदुत्व जो है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब पढ़िएगा, पेज नंबर 47 पे नेहरू जी ने लिखा है, हिंदुत्व के शब्द को अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी कम्युनल वे में यूज करती है, ठीक है, तो वो हिंदुत्व के साथ नाइंसाफी होगी। और हिंदुत्व एक पॉलिटिकल वर्ड नहीं है। ठीक, नहीं, हिंदुत्व की जो परिभाषा आप बता रहे रत्नेश जी, वो मेरे जन्म से पहले की है, वो मैं भूल गया। हिंदुत्व की परिभाषा जो राहुल गांधी हाल फिलहाल में बोलकर गए हैं वो याद है, और वो रह टीस मारता है। अविनाश जी, आप क्या कहेंगे? वक्त का अभाव है, छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं लेते हैं। बहुत जल्दी बोलूंगा। देखिए जी, रत्नेश, अविनाश जी 2 मिनट और रत्नेश जी को देते हैं। रत्नेश जी पूरी कीजिए। और दूसरी बात, अभी अविनाश जी ने एक चीज और कही कि चोरों की पार्टी। दीपक जी, मैं इसका विरोध करता हूँ और इन शब्दों की निंदा करता हूँ। नहीं, तो निंदा तो इस बात की भी बात करनी होगी कि रावण का खानदान वाली हंसी है और इसको लेकर कुछ कहा गया था तो संसद में हंगामा हुआ था, तो इस तरह के शब्दों से हम परहेज करें तो ज्यादा अच्छा है। किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया दीपक जी। नहीं, तो बिना नाम के भी भावनाएं तो स्पष्ट होती है। बात ये कह दूं जी, सुनिए दीपक जी, दूसरी बात जी, अविनाश जी आपके चैनल पर बैठकर बार बार भारतीय संविधान का अपमान कर रहे हैं। इन्होंने भारतीय संविधान का खुलकर अपमान किया। मैं उसका एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूंगा, टोका ना जाए बस। वक्त नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 कहता है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी भारतीय पुरुष से, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उससे विवाह कर लिया है तो वो भारत की नागरिक हो जाती है और उसको भारतीय की नागरिकता उसी प्रकार प्राप्त होगी जिस प्रकार जन्म से हुए व्यक्ति को प्राप्त होती है। तो यदि ये बार बार उन्हें उनके ऐसे किसी नाम से पुकारते हैं, आपको शर्म क्यों आ रही है? राजीव गांधी जी से आपको सुनने में शर्म क्यों आ रही है? जाता है तो बिल्कुल ये भारतीय संविधान का मेरा धर्म संविधान है। आप कहेंगे आपका धर्म संविधान है। अब विषय वस्तु से हम फिर एक बार भटकते दिख रहे हैं। रत्नेश जी, ठीक है, आपकी समस्या हम समझ रहे हैं, अविनाश जी तक बात पहुंच गई है, लेकिन विषय वस्तु पर अगर हम रहें तो ज्यादा बेहतर है। एक बार फिर बाबूलाल के पास चलते हैं, जानते हैं क्या कुछ ताजा जानकारी मिल रही है।
बाबूलाल, रत्नेश जी आपकी बात अविनाश जी तक पहुंच गई है। रत्नेश जी, वक्त का अभाव है, हमारे सहयोगी कुछ बड़ी जानकारी दे रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जो कि विरोधी पक्ष नेता है, उनकी मीटिंग कर रही है भाजपा के विधायक, भाजपा के नेता। रत्नेश जी आपकी बात उन तक पहुंच गई है। बाबूलाल कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। जी बाबूलाल। अरे क्या अभी शरद पवार की जो बैठक चल रही थी विधायकों के साथ, एनसीपी के विधायक साथ, वो खत्म होने के बाद इधर भाजपा की तरफ से देवेंद्र फडणवीस के साथ विधायक और भाजपा के नेताओं के साथ बैठक चल रही है। और आप कहीं ना कहीं गर्मा गर्मी ज्यादा देखने को मिल रही। महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही दिख रहा है कि जो हिंदू हित की बात करेगा, जो जय श्री राम का नारा लगाएगा, वही अब महाराष्ट्र में राज्य करेगा। इस तरह के हालात महाराष्ट्र में बनते दिख रहे। बिल्कुल, शिवसेना की ये पहचान रही है और शिवसेना ने अपनी पहचान से दूरी बनाई तो ये हालात बन गए। अविनाश जी, बीजेपी के पास कुछ और विकल्प भी आप इन परिस्थितियों में देख रहे हैं, क्योंकि पुराने दोस्त जो थे अब वो उस स्वरूप में नहीं है जैसा पहले दोस्ती हुआ करती थी। नए दोस्त तो साथ हैं, ठीक है, लेकिन चुनाव के बाद एक और विकल्प हमने देखा था, एनसीपी के साथ सरकार बनाने का प्रयास। तो क्या उस विकल्प पर भी विचार किया जाएगा? विधायक दल की बैठक जो बीजेपी में चल रही है, या फिर स्पष्ट है बीजेपी आश्वस्त है कि संख्या बल शिंदे के साथ है, शिंदे प्लस बीजेपी सरकार महाराष्ट्र में? जी, मैं क्रमवार फटाफट जवाब दूंगा, 30 सेकंड लूंगा। जी, मेरे हंसी पे मुझे रावण बोला गया, मुझे गर्व है, रावण बहुत बड़ा ब्राह्मण था और मुझे गर्व है। पर मोदी जी ने जो राज्यसभा में किसी को हंसी की याद दिलाई थी, ताड़का की हंसी, इनको ये भी याद होना चाहिए। चुप रहिए, चुप चुप चुप। वो बातें हो गई रत्नेश जी, वो बातें हो गई, आपने कह दिया, अविनाश जी ने सुन लिया, उन्होंने जवाब दे दिया। अब इस बात को यहाँ खत्म करते हैं। अविनाश जी विषय वस्तु पर आते हैं। जी बिल्कुल, जहां तक एनसीपी के साथ जाने का सवाल है, जहां तक एनसीपी के साथ जाने का सवाल है, देखिए तब वो जो तत्कालीन जो बात हो रही थी, उसमें वो तत्कालीन जवाब देना चाहते थे देवेंद्र फडणवीस, इसीलिए दूध का जला छाछ भी फूंक के पिएगा। और आप देखिए कि पूरी बगावत का जो आधार है वो हिंदुत्व है। तो बीजेपी कभी ये गलत काम नहीं करेगी कि वापस ऐसे पार्टी के साथ हाथ मिलाएगी जो हिंदुत्व को न्यूट्रलाइज करे। ये पूरी की पूरी बगावत का आधार हिंदुत्व है, और वो हिंदुत्व जो कोट के ऊपर जनेऊ ना पहनता हो। राहुल गांधी के ऊपर कोट के ऊपर जनेऊ पहन करके हिंदुत्व की परिभाषा देने वाले प्रवक्ता को हिंदुत्व बोलने का कोई हक नहीं है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन की याद दिला रहे हैं, उनको बता दूं कि 1975 में उन कॉन्स्टिट्यूशन का धारा नहीं लगा था, सबको जेल भेज के धारा लगाया गया था। और इंडिया इज अविनाश जी आप फिर रत्नेश जी की चुटकी ले रहे हैं और वो फिर बौखला जाएंगे। संविधान आपका धर्म है, बोलिए ना। संविधान मेरा धर्म है, संविधान मेरा धर्म है, जिसके मूल को आपने बदला, जिसका मूल बदला आपने, सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड। चलिए, ये 42वां अमेंडमेंट में लाया। अति उत्साह में इस तरह की बौखलाहट समझी जा सकती है। सरकार की सेहत पर संकट है और ऐसे में सत्ता जा रही है तो बौखलाहट। रत्नेश जी आप तो बहुत, रत्नेश जी आप तो हमारे बहुत संयमित मेहमानों में से एक हैं और आप काफी संयमित होकर डिबेट में हिस्सा लेते हैं। क्या ये सत्ता जाने की बौखलाहट है? नहीं दीपक जी, बिल्कुल नहीं, हमारी सत्ता नहीं जा रही है, सत्ता गई थी। अरे आपने तो प्रेमबल को बदल दिया, दिख रही है, चोरी से आपने प्रेमबल को बदला, इमरजेंसी लगा करके प्रेमबल को बदल दिया। ये 36 जगहों कम से कम गलत दुहाई मत दीजिए। कोई लेना देना होना नहीं है, और हिंदुत्व से अगर इतना लेना देना था तो नुपुर शर्मा को क्यों छोड़ दिया भाई? मतलब क्या चाह रहे हैं आप? नुपुर शर्मा के साथ क्या किया जाए? पार्टी ने बर्खास्त कर दिया, आपके राज्य में केस चल रहा है। नहीं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं आप। नहीं रत्नेश जी, ये तो आप गलत बोल गए। रत्नेश जी अब सुनिए, नुपुर शर्मा की आप बात कर रहे हैं, क्या कार्रवाई चाह रहे थे आप? उनके फांसी पे लटका दिया जाए, जिस तरह से उपद्रवी उन्मादियों कट्टरपंथियों ने उनका पुतला लटकाया चौराहे पर। ये होगा हमारे देश में? नुपुर शर्मा पर जो कार्रवाई करनी थी पार्टी ने की। आपने बताइए आपने क्या किया? आपकी महाविकास अघाड़ी की सरकार ने क्या किया? नुपुर शर्मा पर केस किया, गिरफ्तारी के लिए पुलिस भेजी गई, और आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। उन्होंने गलत किया, उन्होंने तो फिर हिंदुत्व की बात किस आधार पे कर रहे हैं आप? किस आधार पे महाविकास सरकार के? अरे भाई, भारतीय नहीं हिंदुत्व की बात किस आधार पर समझाइए जरा।
क्या चाह रहे थे आप? नुपुर शर्मा के साथ क्या हो? भारतीय जनता पार्टी को तो उनके साथ खड़ा होना चाहिए था। तो खड़ी है पार्टी, पार्टी ने कार्रवाई की ना, सुरक्षा मुहैया कराई गई ना। सुदर्शन न्यूज उनके साथ खड़ा था क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा था। लेकिन आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं तो सवाल आप पर उठेगा ना। 2 केस महाराष्ट्र में, मुंबई पुलिस दिल्ली पहुंची नुपुर को गिरफ्तार करने के लिए। किस तरह का हिंदुत्व है ये? हम उस पार्टी के नेता नहीं है जो अपने नेता को अकेले छोड़कर भाग जाए। राहुल जी के साथ हम लड़े थे। मतलब आप चाह रहे हैं कि हाँ ठीक है, आपने कार्रवाई कर दी, ये भी गलत कर दिया, कार्रवाई नहीं करते, वो उचित भी मेरी, पद भी मेरी, ये ठीक बात नहीं है। ये निर्णय टीवी पर बैठकर आप नहीं करेंगे, ये निर्णय न्यायालय करेगा। आप तो अभी नहीं करेंगे, आप तो अभी नहीं करेंगे, तो अभी नहीं करेंगे, आप न्यायालय नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक है, राजनीतिक विश्लेषण का काम करिए। आप न्यायालय नहीं है। प्रवक्ता है, आप हुआ प्रवक्ता की तरह बात कीजिए। हिंदुत्व की बात कर रहे हैं और हिंदुत्व की बात करने वालों पर कार्रवाई हो रही है जिसकी सरकार ने वो किस आधार पर एक शब्द को लेकर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की जो सरकार थी वो छिन्न भिन्न होती दिख रही है। जनता पार्टी के दलाल है आप, दलाली से राज्यसभा नहीं मिलेगी। मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है रत्नेश जी, मुझे मंजूर है रत्नेश जी। अब वाकई में ऐसा लग रहा है कि ये सत्ता जाने की बौखलाहट है, वो महसूस होने लगी है आप। अरे भाई मैं कह तो रहा हूँ, दलाल से प्रवक्ता अच्छा होता है दीपक। कम से कम मैं प्रवक्ता तो दलाल तो बिल्कुल नहीं, कोई दो राय नहीं है। आप पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, आप आपत्ति जता रहे हैं, वो सब सराहनीय है आप जो कह रहे हैं, लेकिन आप किसी और को इस तरह से कहें ये ठीक नहीं है। ये सत्ता जाने की बौखलाहट कांग्रेस खेमे में दिखने लगी है। मरने की कामना कर रहे हैं, मुझे तो दलाल बोल रहे हैं, इनके प्रवक्ता प्रधानमंत्री के मरने की कामना कर रहे हैं। हमें भी कुछ कहेंगे तो उसका उचित जवाब दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम सुनकर चुप रह जाने वालों में से हैं। अगर आप हमें भी कुछ कहेंगे तो आपको उचित जवाब मिलेगा, चाहे आप कहें या अविनाश जी कहें। उचित जवाब देने से हम कभी पीछे नहीं हटते हैं। राजनीतिक मुद्दों पर हम नहीं पड़ेंगे, लेकिन जहां बात हिंदुत्व की आएगी, जहां बात राष्ट्र की आएगी, राष्ट्र की संप्रभुता की आएगी, कोई भी हो उचित जवाब देने से सुदर्शन पीछे कभी नहीं हटेगा। वक्त पूरा हो गया है रत्नेश जी। हम आपको इसी कार्यक्रम में एक बार फिर ये कह दे रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो हम आपको आधे घंटे के लिए फिर अगले डिबेट में लेंगे और आप आने से इनकार नहीं करेंगे। आप आने से हाँ नहीं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार नहीं बनी, लेकिन संभावनाएं कुछ उस ओर इशारा कर रही है, तो आप आने से इनकार नहीं करेंगे, ये आप अभी वादा कीजिए। दीपक जी आप अपने असाइनमेंट डेस्क से पूछ लीजिएगा जी। रत्नेश मिश्रा सबको मना करते, सुदर्शन न्यूज को कभी नहीं मना करते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। अविनाश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूलाल, राजनीतिक हलचल पर नजर बनाए रखें, हम पल पल अपडेट लेते रहेंगे और दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे कि महाराष्ट्र के सियासी गलियारे में घमासान जो मचा है वो किस ओर रुख करता दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का इस खास कार्यक्रम में। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। न्यूज ऐप अब आपके मोबाइल में हर गांव हर शहर को जोड़ता एकमात्र न्यूज नेटवर्क। सरकारी योजनाओं से लेकर हर समस्याओं का समाधान बस आपके एक क्लिक पर। सबसे एडवांस, सबसे सटीक जानकारी का खजाना, 24 घंटे लाइव टीवी, किसी भी खबर की लेटेस्ट अपडेट कहीं भी कभी भी, सभी राज्यों की अपनी भाषाओं का सबसे सुपरफास्ट ऐप सुदर्शन न्यूज अभी डाउनलोड करें और आप खुद बने प्रखर राष्ट्रवाद की बुलंद आवाज।